अब आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। तमाम एएमसीज़ को जो है वो अपना स्ट्रेस टेस्ट जो है वो एक तरह से पब्लिश करने या उसको पब्लिक करने के लिए कहा गया है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर रेगुलेटर से लेकर तमाम लोगों में बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं। वैल्यूएशन ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। वैसे में कोई गिरावट आती है तो निवेशकों को उनके फंड्स में से पैसा कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा, इन सब को लेके एक स्ट्रेस टेस्ट करवाया गया है। और जितनी भी एएमसीज़ हैं, उन जितने भी एएमसीज़ के पास मिड कैप स्मॉल कैप के फंड्स हैं, उनमें कितनी जल्दी रिडेम्पशन हो सकता है, लिक्विडिटी की दुर्दशा क्या है, इसको लेकर जो है स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स, नतीजे जो हैं वो सामने आने वाले हैं। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। सुरेश सोनी साहब, सीईओ बड़ौदा बीएनपी पारेबा म्यूचुअल फंड, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो क्लियरली अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नतीजे आने वाले हैं स्ट्रेस टेस्ट के, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये स्ट्रेस टेस्ट अहम क्यों है। स्मॉल कैप और मिड कैप में जो फ्रॉथ जमा है या जो बबल की बात हो रही है, इसको मद्देनज़र एक स्ट्रेस टेस्ट का किया जाना कितना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, पहली चीज तो कि रेगुलेटरी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये बड़ी अच्छा डेवलपमेंट है जहाँ पे कि एक ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है और इन्वेस्टर्स को फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ अगर आप देखें लास्ट 2 साल से तो रेगुलेटर के एफर्ट रहे हैं कि इन्वेस्टर्स मार्केट एक ऑर्डरली फैशन में काम करे और टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। सो अगर आप देखिएगा तो 2 साल पहले उन्होंने एफ के बारे में भी कुछ डेटा शेयर किया था मार्केट में कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स इन एफ डोंट मेक मनी। Similarly, right now what they've asked for is two things. I think they have warned about some froth in the market and also उसके अलावा उन्होंने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ लिक्विडिटी के पैरामीटर्स डिस्क्लोज किए जाएं जिससे कि इन्वेस्टर्स को ये असेसमेंट हो पाए कि म्यूचुअल फंड्स में से अगर विड्रॉल होगी तो कितने दिन में वो अपना रिडेम्पशंस मीट कर पाएंगे। इसके लिए एमफी का एक ग्रुप ने एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाई है। उसके तहत सारे म्यूचुअल फंड जो है अपना डेटा डिस्क्लोज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हेल्दी डेवलपमेंट है जिसके अंदर मार्केट में इंफॉर्मेशन बढ़ेगी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स विल बिकम बेटर इन्फॉर्म्ड। सो उस तरीके से मुझे ये एक अच्छा डेवलपमेंट लग रहा है और डेटा आपके पास कल आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ओवरऑल देयर शुड नॉट बी मच वरी फ्रॉम द मार्केट बिकॉज़ म्यूचुअल फंड्स जो है वो बाय नेचर बड़े डाइवर्सिफाइड व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे कि लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी का हम लोग वैसे भी ख्याल रखते हैं जब पोर्टफोलियो बनाते हैं। पर फिर भी लेट्स वेट फॉर द डेटा टू कम आउट टुमारो एंड it's a good development where investors will be able to make more informed decisions going forward. बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स अपने आप में बहुत डाइवर्सिफाइड व्हीकल होते हैं, जैसा आपने भी समझाया सुरेश जी। और ऐसे में जब आप पैसे लगा रहे होते हैं और अगर आपने कोई एक्टिव स्ट्रैटेजी हालांकि अपना रखी है, तो कहीं ना कहीं आप फंड मैनेजर की समझदारी पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। लेकिन बात अगर मैं स्ट्रेस टेस्ट की वापस से करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आसान भाषा में हम लोगों को समझाएं कि स्ट्रेस टेस्ट का कंटेंट क्या होगा, क्योंकि इस स्ट्रेस टेस्ट के जो नतीजे हैं ये तमाम वेबसाइट्स पे अपलोड तो हो जाएंगे, लेकिन आप और हमारे जैसे निवेशकों को ये समझ में कैसे आएगा, है ना सुरेश जी? क्योंकि उसको तो डिकोड करना होगा। अब हम कैसे जाने कि इस स्कीम में रिडेम्पशन पर हमें इतने जल्दी पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर कोई क्राइसिस हो जाती है, मास पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, तो ये सब आसान भाषा में बताएं हमें कि स्ट्रेस टेस्ट का कंटेंट होगा क्या असल में, हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं, कैसे उसके नतीजों को समझ सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट में खाली लिक्विडिटी, पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज टू लिक्विडेट एक्सप्रेस की जाएगी। तो उस डेटा से इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ पाएगा कि रिलेटिव बेसिस पर कौन से पोर्टफोलियो ज्यादा लिक्विड है, कौन से थोड़े कम लिक्विड है या किसमें समय लग सकता है लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। दो चीज लेकिन आप ये बिफोर पीपल ओवर रिएक्ट आई वांट टू मेंशन दो चीज, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो कि म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो जो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है। आप रेयरली देखेंगे कि कोई stocks, single stock will be more than 4-5% in mid or small cap funds. तो पोर्टफोलियो में कम से कम आप देखेंगे तो 40-50 से लेके 150 से 200 तक स्टॉक्स होते हैं। तो इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजर के पास लिक्विडिटी के लिए काफी बड़ी स्टॉक्स की लिस्ट होती है। और दूसरी चीज इसमें इन्वेस्टर बेस जो होता है हमारा,
वो बड़ा डाइवर्सिफाइड होता है, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए हम नॉर्मल कोर्स के अंदर में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारे इन्वेस्टर्स एक दिन को सारा रिडीम करने आएँगे या फिर सारा का सारा पोर्टफोलियो एक दिन के अंदर में किसी को लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए रादर देन पैनिकिंग ऑन इट और रिएक्टिंग इन अ एक्सेसिव मैनर। बिल्कुल, अब अगर हम इसको पोर्टफोलियो के लिहाज से भी समझना चाहें सुरेश जी, तो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और मिड कैप, स्मॉल कैप भी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो मुनाफा बढ़ाने के लिए ज़रूरी ही होते हैं। लार्ज कैप आप थोड़ा-सा डिफेंसिव खेलने के लिए या वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए पोर्टफोलियो को जैसे रखना ज़रूरी है, उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप भी मुनाफा बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब रियलिस्टिकली अगर मैं समझूँ, और वैल्यूएशंस क्योंकि ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं, तो रियलिस्टिकली कितना एक्सपोजर या कितना रेशियो आपको अब अपने पोर्टफोलियो में इंश्योर करना चाहिए कि मिड कैप, स्मॉल कैप का हो, और अगर ज़्यादा है इससे, तो आप उसको थोड़ा सा लार्ज कैप में डाल सकते हैं या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट्स में थोड़ा-सा हेल्दी करेक्शन आया है पिछले करीब 8-10 दिन के अंदर में आप देखिएगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस करीब-करीब 8-10% नीचे आए हैं फ्रॉम द पीक और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर में कुछ में आपको और ज़्यादा फॉल दिखेगी। देखिए, ओवरऑल मार्केट्स के अंदर में देखा जाए तो मिड और स्मॉल कैप जो है वो कंपनीज़ थोड़ी फास्ट रेट पे ग्रो करती है क्योंकि वो स्मॉल बेस पे ग्रो करती है और वो एरिया जो है थोड़ा-सा अंडर रिसर्च रहता है, इसलिए उसके अंदर में मुनाफ़ा कमाने के या ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर उसके साथ में थोड़ी-सी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी रहती है। अब हुआ ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मार्केट्स एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहते हैं या बुल मार्केट में रहते हैं, वहाँ पे कुछ पॉकेट्स ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे एक्सेसेस होती है। वो एक्सेसेस हो सकता है कि कुछ लो लिक्विडिटी, पुअर क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर हमें दिखती है आज की तारीख में अगर मैं देखूँ तो इस राइज़ के अंदर में काफ़ी सारे पुअर क्वालिटी और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है या सिर्फ नाम चेंज किया है या ऐसी कुछ सिचुएशंस के अंदर में हमको प्राइस राइज दिखने को मिली है। या फिर कुछ केसेस के अंदर में इन्वेस्टर्स थीम के ऊपर बहुत यूफोरिक हो जाते हैं, तो फिर अगले 10 साल की अर्निंग को 1 साल में डिस्काउंट कर लेते हैं। तो ये 2-3 एरियाज़ है जहाँ पर कुछ एक्सेसेस हुई है। इन्वेस्टर्स को उसमें से कॉशियस रहना चाहिए, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट खराब है। ये इन्वेस्टिंग हमेशा करनी चाहिए आपको 3 से 5 साल का मिनिमम व्यू लेकर और एक डाइवर्सिफाइड तरीके से, तो ये डेफिनिटली आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा है कि आपने पूरा 100% आपके स्टॉक्स स्मॉल कैप में है, तो आप ये वक़्त है कि आप थोड़ा-सा उसको डाइवर्सिफाई करके लार्ज कैप की तरफ चले जाएँ या अगर आप एक्सेसिवली इक्विटी में एक्सपोज़्ड हैं, तो आप बैलेंस एडवांटेज या कुछ और तरीके के फंड्स देख लें। ऑलराइट, चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपका आपने समय निकाला और इतने विस्तार से आपने बातचीत की। हालांकि कल स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आने वाले हैं और ऐसे में और भी एएमसी और फंड हाउसेस की वॉइसेस है जो हमारे साथ जुड़ेंगी और आपको बताएंगी कि किस तरह से जोखिम आपके निवेश को लेकर है, भले ही आपने म्यूचुअल फंड के ज़रिए क्यों ना मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर रखा है। इंतज़ार रहेगा स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों का, लेकिन फ़िलहाल हमें रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि अब कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को बदल सकते हैं। एक कमीशन के स्ट्रक्चर में बदलाव है जो कि लागू किया गया है और ऐसे में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट कितना ज़्यादा और कम्पेटिटिव हो जाएगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। निवेशक को कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।